टाइम हमारे पास थोड़ा है पढ़ने के लिए। आवाज नहीं करनी भाई, चुप करके सुनना है। ओ पोया वारो छोकराओ, मलाणाओ, जेके भी वेठा हो और सां ॿुधो। अपलोड मां न कंदो आहियां। सेल जेड़ा लेक्चर मुझा पया आहिनि, इतने पुराने लेक्चर बेहतरीन पढ़े हैं मेरे। सजा टेक्स्ट बुक होते तव्हांजा क्लियर थियंदा। छा in which property of phospholipid bilayer makes the cell membrane selective permeability? Hydrophobic tails prevent free passage of polar molecule. Hydrophilic head face inward. Protein form rigid channel. Carbohydrate chain have strength. Which property of phospholipid bilayer makes the membrane selective permeability? कबाड़ कयो अथऊं पेपर जो, कबाड़। सवाल जो तुक समझो था। मेम्ब्रेन जी परमिएबिलिटी डिसाइड कंदी आहे प्रोटीन, नॉट डिसाइडेड बाय द लिपिड्स। अगर आप लिपिड की बात भी कर रहे हैं तो पता है इसका सेंस क्या बन रहा है। सवाल का सेंस है, क्योंकि सवाल ने खुद कहा है कि फास्फोलिपिड परमिएबिलिटी में क्या करता है। तो फास्फोलिपिड के जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, पानी को या पोलर मॉलिक्यूल को जाने नहीं देते। ये बात सही है। ये परमिएबिलिटी के लिए तो नहीं है ना, ये तो इम्परमिएबिलिटी के लिए है ना। तो ये आंसर तो होना ही नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? पूछ रहा है परमिएबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर है, पूछ रहा है परमिएबिलिटी के लिए कौन सा है। और इन्होंने की में क्या दिया है? ओए होए, देखें जो अपोजिट बात है वो की में दे दी है इन्होंने। बात समझ रहे हैं? परमिएबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर है जो परमिएबिलिटी को ना होने दे। वाह वाह, समझ आ रही है? ऐसे होता कि विच प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर मेक्स द सेल मेम्ब्रेन या टेक पार्ट इन द सेल मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्ट। देन हम कहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट के लिए जो हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं ओनली अलो टू द नॉन पोलर सब्सटेंसेस। उस जिस डायरेक्शन में आपने दी है उस स्टेटमेंट में तो ऑप्शन दे ना। स्टेटमेंट कह रही है ऐसे बताओ, आंसर कह रहा है ऐसे। डायरेक्शन ही अलग है दोनों का। प्रोटीन गेट है क्या ऑप्शन में? प्रोटीन फॉर्म्स रिजिड चैनल। सबने यही कहा होगा, सबने सही यही किया होगा। प्रोटीन रिजिड होती है और चैनल बनाती है। खुद तो रिजिड होती है, चैनल तो बनाती है ना। प्रोटीन क्या दरवाजा आपका लोहे का बना हुआ है, खुलता नहीं है। रिजिड है बट मूवमेंट करता है। प्रोटीन रिजिड है बट लेटरल मूवमेंट शो करती है, रोटेशनल भी करती है, फ्लेक्शन भी। खुद रिजिड है फिर भी रोटेशन करती है, फ्लेक्शन करती है, एडेशन प्रॉपर्टी से फ्लेक्शन करती है। तो ये जिसने सवाल बनाया है ना, ये किसी का सवाल चोरी किया है उसने, और उसने अपने दिमाग से समझा है कि ये होना चाहिए, जवाब टिक कर दिया। इसको पता ही नहीं पेपर बनाने वाले को कि पेपर में अरे ॿारनि सां तो जुल्म न थे ना। मां इन जे करे चवंदो आहियां मॉक टेस्ट वारनि खे, भले मैं आपको पेपर बना के दूं, मेरा पेपर सुपर चेक करवाया करें किसी और से, ताकि मैं भी इंसान हूं। 1, 2, 4 मिस्टेक मुझसे भी हो सकती हैं और मैं 2-3 बार सुपर चेक करता हूं। तो इसीलिए अभी इस दफा मैंने कोई मॉक टेस्ट का पेपर नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बना के दिया मैंने। हाँ बस अभी मेरे कोई भी मॉक टेस्ट में सवाल नहीं होंगे इस दफा। नहीं तो हर मॉक टेस्ट में मेरे सवाल होते थे तो मैं क्या करूं, मसला होता था। सबको मैं बना के दूं, ऑप्शन सही न होंदा इन कुछ करें। एबीसीडी सुन लें सर, तव्हां ठाया करो, तव्हांजा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होंदा आहिनि। चलो माशाल्लाह, इन साल त न पोइ हाणे अबा ॿुधो, चुप करे ॿुधो।
भाई सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। सेंगर एंड निकलसन ने फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मॉडल दिया, और हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में यह भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर नए टेक्स्ट बुक की बात सुनी, 50% लिपिड, 50% प्रोटीन। हालांकि पुराने टेक्स्ट में होता था 40% लिपिड, 60% प्रोटीन। तो अगर 40-60 आ जाए तो भी सही है, 50-50 आ जाए तो भी सही है, और दोनों नहीं आएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे इंशाल्लाह। असल में 40% लिपिड सही है, 60% प्रोटीन, ये बात सही है। प्रोटीन एरिया में थोड़ी होती है, वजन में ज्यादा होती है। जैसे मैं ये एक ले लूं, क्या धागा, ये धागा है, ये धागा, इसमें मैं मोती डाल दूं तो ये बन जाएगा क्या? तो मुझे बताएं, इस धागे का वजन ज्यादा है या इनके अंदर पड़े हुए मोतियों का? दो मोती बराबर टूटे सारे धागे के, हालांकि धागा बड़ा है, मोती इधर मोती है, फिर इधर है, फिर इधर है, मोती थोड़े हैं, फिर भी मोती का वजन ऐसे। प्रोटीन मोती की तरह डिस्कंटिन्यू होती है, बट वजन फिर भी प्रोटीन का लिपिड पतली होती है, एरिया में ज्यादा होती है बट पतली होती है। अल्लाह समझ ॾींदो तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि जी, समझो न समझो? अदा कयो हुजे सब कुछ मिलंदो आहे। वॾे में वॾो इहो तरीक़ो आहे। हाँ, सुन लें भाई, सुन लें। तो हमने पढ़ा था कि परमिएबिलिटी किसकी वजह से है, रिजिडिटी किसकी वजह से, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी किसकी वजह से। आज मैं सवाल पूछूंगा कि भाई ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये लगी हुई हैं प्रोटीन्स। क्या लगी हुई हैं? प्रोटीन्स। 3 प्रोटीन बनाई है मैंने। सुन लें, ये मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहता है, ये काले कलर का मॉलिक्यूल कहां जाना चाहता है? हाँ, ये मॉलिक्यूल कहां जाना चाहता है? पिंक कलर वाला अंदर। तो इस प्रोटीन से अंदर गया, पता है प्रोटीन ने क्या किया? रोटेट किया। क्या किया? और रोटेशन करने के लिए एटीपी खर्च की। क्या खर्च की? एटीपी खर्च की, और प्रोटीन ने रोटेट किया, मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर भेजा। हालांकि मॉलिक्यूल अंदर पहले से भी ज्यादा थे, फिर भी इसने भेजा। तो क्या इस रोटेटरी एटीपी यूजिंग प्रोटीन को पंप कहूं? क्या इसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कहूं? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना थ्रू द पंप, या ऐसी प्रोटीन जो एनर्जी खर्च करे। अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, या अगेंस्ट द ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू द हाई कंसंट्रेशन। आवाज नहीं आ रही मेरी? एम आई नॉट क्लियरली ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आ रही है? इज देयर वॉइस मसला? लो टू हाई? ऑल क्लियर सर, ओके। तो ये हमने पढ़ी क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन होती है कैरियर प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं पंप। मूवमेंट करती है रोटेटरी, नॉट समझिंग, खर्चा करती है पैसे, पैसे का नाम है एटीपी। दूसरा सवाल आ गया कि भाई दूसरा मॉलिक्यूल है, ये अंदर जाना चाहता है, येलो कलर का प्रोटीन इसको अंदर भेज रही है, प्रोटीन रोटेट कर रही है, ये भी प्रोटीन एटीपी खर्च नहीं कर रही है। इसको पंप नहीं कहेंगे बट कैरियर कहेंगे। कैरियर ये भी थी, कैरियर ये भी है, क्योंकि इस प्रोटीन ने मॉलिक्यूल को अंदर फेंका, इस भी प्रोटीन ने अंदर फेंका, विद एनर्जी विदाउट एनर्जी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट और ये अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट।
फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, तो बताएं ये पैसिव या एक्टिव? बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब ऐसा मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना जिसमें कोई प्रोटीन फैसिलिटेट करे मॉलिक्यूल को अंदर जाने को, उठा के अंदर फेंके। तो आप पूछेंगे सर फिर एनर्जी खर्च क्यों नहीं हुई, रोटेट कैसे किया इसने, कैसे किया? कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं साइड वाले प्रोटीन के रोटेशन से वो भी चलती हैं। जैसे पुली आप साइकिल के जो चलाते हैं, साइकिल आप जिस पे पैर रखते हैं पेंडल पे, स्पेंडल पे वो चलाते हैं, तो पीछे वाला टायर क्यों चलता है, पीछे वाली पुली क्यों चलती है? क्योंकि आगे वाली पुली से चेन के थ्रू पीछे वाली भी कनेक्ट होती है। तो आगे वाली हम चलाते हैं, पीछे वाली को आगे वाली चलाती है, या दोनों को अलग अलग चलाते हैं ऐसे, बट चलती दोनों है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन की मूवमेंट है ये या तो चार्ज बेस्ड होती है या तो दूसरे किसी फोर्स की वजह से खुद फोर्स नहीं यूज करती, खुद एटीपी यूज नहीं करती। इसीलिए हम कहते हैं ये फ्री में मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट है। क्या है? मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क? कंसंट्रेशन का, एनर्जी का। दोनों के प्रोटीन को कैरियर कहते हैं, बट दोनों के को पंप, दोनों में मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन से अंदर जाएंगे। अच्छा ये प्रोटीन है, ये मॉलिक्यूल है अंदर जाना चाहता है, ये भी, बट ये जो काले कलर की प्रोटीन है ना ये इधर से हट जाएगी, इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। क्या किया इस प्रोटीन ने? इस प्रोटीन ने लेटरल मूवमेंट शो की। क्या मूवमेंट शो की? लेटरल। ये प्रोटीन इधर से इधर हो गई, ये इधर से रास्ता खुल गया, तो रास्ते को कहते हैं चैनल। तो चैनल प्रोटीन क्या है? ऐसी प्रोटीन जो लेटरल मूवमेंट शो करके एक रास्ता खोल दे, गेट खोल दे। इस प्रोटीन को गेट कहेंगे या चैनल प्रोटीन कहेंगे, और इनसे प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। तो सोडियम है, अगर ये सोडियम अंदर आ गया, अगर ये चैनल है पोटेशियम का, पोटेशियम बाहर चला गया, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, या सोडियम फ्रॉम बाहर हाई कंसंट्रेशन टू अंदर लो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब है? किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विदाउट एटीपी, विदाउट एनी प्रोटीन, थ्रू द पर्टिकुलर पोर, थ्रू द पर्टिकुलर गेट, थ्रू द पर्टिकुलर चैनल। फोर्स अगर नहीं है, मॉलिक्यूल आ रहा है पानी का, वो प्रोटीन से एब्जॉर्ब होके अंदर जा रहा है, प्रोटीन से। अब गाल बुझो, अगर मॉलिक्यूल किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, पानी का मेम्ब्रेन से गेट ना बनाए, मेम्ब्रेन परमिएबल है ना, हाइड्रोफिलिक है ना, जैसे सेल्यूलोज में से अंदर पानी भागता जाता है, जैसे टिश्यू पेपर यहाँ पे पानी रखें और टिश्यू रखें, टिश्यू पे पानी क्यों चढ़ेगा ऊपर टिश्यू पे? क्योंकि हाइड्रो। तो ऐसी हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन से जब पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या फर्क है कि ये पोर के थ्रू और ये मेम्ब्रेन के थ्रू। सही है? इसमें खाली जगह होगी, ओपनिंग होगी, उससे मॉलिक्यूल जाएंगे। कौन से? कोई भी मॉलिक्यूल, सॉलिड, आयन, गैस, वाटर, कुछ भी। और इसमें ओनली सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द region of lower concentration through the semi-permeable membrane is said to be as movement of molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration through the particular pore, movement of any molecule and movement of solvent through permeable membrane, through pore, movement of molecule, charge molecule, polar molecule by the carrier protein without consuming energy. Not समझेंगे। एक और ट्रांसपोर्ट है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मानते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब ये वैक्यूल है, ये बाहर जाने की कर रहा है। कहां जाने की कर रहा है? और ये वैक्यूल है अंदर आने की कर रहा है, अंदर आने। इसके अंदर ग्लूकोज भरे हुए हैं, तो ये सॉल्यूशन होगा, पानी की तरह खाना होगा। और इसमें स्टार्च भरा हुआ है, ग्लाइकोजन, बड़े बड़े मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। या सेल है बैक्टीरिया का तो ऑर्गेनेल है, राइबोसोम है, मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये सॉलिड चीज है, इसको हम कहेंगे। तो अंदर जाने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस,
बाहर जाने को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर एक वैक्यूल के अंदर पानी के फॉर्म में खाना है और सेल पानी ले रहा है का पानी के फॉर्म में खाना ले रहा है, खाना अगर पानी ले तो ऑस्मोसिस, अगर पानी के जैसा खाना ले तो पाइनोसाइटोसिस, और अगर खाना ले बट पानी के जैसा नहीं, रोटी जैसा सॉलिड, तो फेगोसाइटोसिस। तो भाई मेम्ब्रेन ने वायरस को निगल लिया। किसको? वायरस को। HIV को निगल लेती है ना, या मेम्ब्रेन ने बैक्टीरिया को निगल लिया WBC की ने, या मेम्ब्रेन ने फूड का वैक्यूल स्टार्च का निगल लिया। बताएं ये फेगो है या पाइनो है? सारे के सारे ये फेगोसाइटोसिस है। और समझेंगे मेरा नालो प्यारो थस, मेहरान जी वादी जड़ो नालो थस। अञा तू न गाड़ी मटाएंगा दे हाणे बस एस की डंड थी पई से यो कदी थियो हुयो जॾहिं मां ॾेर की पोस्टिंग हूंदी हुई। अल्लाह साईं बचायो, 3 ॼणा गॾु हुया, चौथो मां ट्रेले में लगासे, पोयां ट्रेले ठका कढायो, अॻे में लगासे, वरी गाॾी फिरी वई, वरी ट्रेलो वॾो जेको ट्रेलो हूंदो आहे ट्रालर कंटेनर, वरी ॿीहर लॻो, वरी 3 लॻो, 22 व्हीलर, वरी चौथों दफ़ो लॻो। चौथे दफ़े में पोयां लॻाए अची करे, अॻियां माण्हू अची वियो ब्रेक हंय में, वो माण्हू वरी चरियो अहिड़ो मोटरसाइकिल ते, टोपी हले छा किरी पिया था हले को, ट्यूबवेल ॾिठईं विच रोड ते ब्रेक हयईं, रोड ते ब्रेक हयईं, ब्रेक हणी माना ब्रेक जे हयईं त हाणे उहो बीठो, मां ॾिठुमि त हीअं ओवरटेक कयां बिगाड़े त हमरा बीठो आहे। जीअं न कंहिंखे अचानक यादि अचे त बसि हाणे बसि इहो ई कमु करिणो आहे, परिणाम करे टकराइजी वञे कंहिं में, ईअं उनी कई। मां जे ब्रेक हयां, मुंहिंजा स्विफ्ट जा ब्रेक हुया धमाकेदार, गाॾी उते जो उते सुक थी वई, ट्रेलो पोयां ठका थी वियो, उन जा त ब्रेक न लॻा न, पोइ उॾारे छॾे अॻे ट्रेले में लॻा दे वञी करे। हाँ, उन ड्राइवर चयो सर मां ब्रेक लगाया, ड्राइवर चयो मां ब्रेक लगाया, पहिरियों पेडल जीअं हयुमि त पेर स्लिप थी वियो न, प्रेशर हुयो न, हुनजे ब्रेक हयो माण्हू मोटरसाइकिल वारे, मां ब्रेक हयो त हुन तकड़ में हुन जो व्यवहार ख्याल हुयो, ॾिठई अचानक कार बीहे थी, ब्रेक हयईं न लॻो, 20 30 तेसां ठका थी वई गाॾी। असांजी गाड़ी रोड खां 15 फुट हेठि खॾे में किरी, ॿाहिरि की आहे न इहो नारो वाह जेको आहे, हितां इहे जेके कम हूंदा आहिनि खॾे में, हा अलाए कहिड़ो वाह वाह नारो आहे, अलाए कहिड़ो आहे, इन नए कोट जे परियां भावे भुटे जे ओरियां, ओ इहो हिते, ओ इहो हिते, इन खॾनि में गाॾी किरी, बची वियासीं, बची करे गाॾी खां लही, दिलि चए पई त अंदर हुयासीं, ख़बर अथव गाड़ी कल्टी न खाधी, गाड़ी माना ये लाटू जीअं फिरदो आहे न ईअं फिरे पई, फिल्म वारो सीन हो। 1500 दफ़ा मां कलमा पढ़ी वियो हुउमि। असां चयोसीं त वियासीं ॻाइजी लताड़जी वेंदासीं, अलाह साईं बचायो। पोइ गाॾी रोड खां जॾहिं वञी किरी न हेठि, उन में बची वियासीं त कमंद तॾहिं ताज़ो थियल हुयो, ऐं उन खेड़ी में, खेड़ी 5 हरी हर लॻल हुयो न, उन में गाॾी ॼमी करे किरी सिधी बीही रही। मीडिया वारा हे हो पुजी वया, वीडियो भरियां, वरी सोशल मीडिया ते हली हुई। मां बिल्कुल होश में हुयुमि, गाॾी मुंहिंजे तरफ़ां त कुरचला थी वई हुई, दर न पिया खुलनि, हिकिड़ो ज़रे जो धक न लॻो असां चइनी खे, ज़रे जो बि न, हिकिड़ो निशान बि न आयो असांखे। मां जीअं लथुमि न गेट खां साइड वारी खां, मुंहिंजी दिलि चयो त मां हिते वेही करे सजदो कयां, पर खेड़ी हुई, कमंद हुयो ऐं गाह हुयो हुते। पोइ माण्हू साईं एॾा मोहबती, ईअं को पाणी को खीर कोले छा ईअं रश थी वई। वरी कॉलेज जा असांजा सॼा स्टाफ पियान वग़ैरह हुया। वरी गाॾी मां वारी एॾी एक्सीडेंट खां बाद वरी हली करे पाण रोड ते चढ़ी, हा चौधारी भॼी पई हुई, पर फंक्शनली ओके हुई, अंदर इंजन हले पई। सकर खाए वयुमि, ठहराए वयुमि, वो गाड़ी ठहरायमि, रंग भंग हे वो सॼो कुझु कयमि, 3.5-4 लख ख़र्च कयो मांसि, पर पोइ शायदि मिस्त्री अञा रहिया पिया, सामान कढी आहे,
वाला यहाँ के मल केड़ो फाल्ट के मल केड़ो पो सटे आयो मान मोटी यारे कादे भयो यार महाराज चलो हालो मोटी अचो अल्लाह से वडो करम कयो ना बुधो बुधो अरे मोटी अचो छड़ियो निकाल के मोटी अचो वापस अचो अल्लाह अकबर अल्लाह से रहम कयो। सुन ले भाई, तो क्या पढ़ रहे थे? तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ना अमृत बुद्धू एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करोड़ों ग्लूकोज हैं, इसमें लाखों स्टार्च ग्लाइकोजन फूड के मॉलिक्यूल हैं। तो अगर यहाँ पे ग्लूकोज अंदर जा रहा है तो ये एक मॉलिक्यूल जा रहा है चैनल से, एक एक सोडियम जा रहा है, दो दो जा रहे हैं, मैक्सिमम तीन तीन जा रहे हैं। यहाँ पे लाखों के तादाद में ग्लूकोज अंदर वैक्यूल से निकल रहे हैं सेल। तो बल्क का मतलब है बहुत सारे मिला के। अच्छा, प्लांट के अंदर जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है यानी फ्लोएम जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम एक्टिव नहीं मानते। एनिमल में बल्क को एक्टिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क में पानी तैर रहा होता है, उसमें सक्रोज पड़ा होता है, फ्लो करता जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से। सवाल अच्छा अच्छे अच्छे सवाल हो छोकरा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या बनाया है मैंने? क्या बनाया? सेल वॉल। ये वैक्यूल आ गया। क्या आ गया? ये भी क्या आ गया? ये बाहर निकलना चाहता है, ये अंदर आना चाहता है, बट नहीं जा पाएगा, ये नहीं आ पाएगा। क्योंकि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस नहीं कर सकती, ना ही एक्सोसाइटोसिस कर सकती है, ना ही क्योंकि इन्वेजिनेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती इन्वेजिनेशन के? सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड विद सेल वॉल, दैट्स हाउ सेल मेम्ब्रेन। भाई अगर वैक्यूल बनाना है तो क्या करती है मेम्ब्रेन? ये वैक्यूल है, इसको निकालना है ना, तो मेम्ब्रेन ऐसे बाहर हो जाती है, वैक्यूल उसके करीब हो जाता है और मेम्ब्रेन और बाहर होती है, वैक्यूल और बाहर जाता है, फिर मेम्ब्रेन आमने सामने जुड़ जाती है और वैक्यूल के साथ बिछड़ के साथ चली जाती है। मेम्ब्रेन में ऑटो रिपेयरिंग कैपेसिटी है ना, बट ये वायरस में दिन हुआ। बट प्लांट में मेम्ब्रेन बाहर जा सकती है, ऐसे फोल्ड बना सकती है, क्योंकि बाहर सेल वॉल है, ना अंदर आ सकती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल अंदर जाने नहीं देगा। इसीलिए प्लांट में नो इन्वेजिनेशन मतलब नो एंडोसाइटोसिस, नो एक्सोसाइटोसिस मतलब नो बल्क ट्रांसपोर्ट। समझ आ रही है? इसीलिए साइटोकाइनेसिस बाय गोल्जी बॉडी, साइटोकाइनेसिस नॉट बाय द इन्वेजिनेशन। प्लांट में सेल अगर डिवाइड होगा ना, सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर नहीं आ सकती। अतः क्या हमने सेल मेम्ब्रेन के लिपिड को पढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल को पढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल को नहीं पढ़ा? पढ़ाया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड, वैसे तो फास्फोलिपिड होती है, बट अगर एनिमल सेल मेम्ब्रेन है तो कोलेस्ट्रॉल होगा। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा छोकराओ? कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा? ये येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल है, एक फैटी एसिड के बीच होगा तो दूसरे के बीच नहीं होगा, फिर नहीं होगा, कुछ एक इंटरवल के बाद होगा। हर फैटी एसिड के बीच कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर हर फैटी एसिड के बीच कोलेस्ट्रॉल लगा दें तो कोलेस्ट्रॉल से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो हर कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के बीच कोलेस्ट्रॉल लगा दें तो स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, बट जो ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है, परमिएबिलिटी फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसके होने से ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट में होता है, एक इंटरवल के बाद होता है, हर फैटी एसिड के बीच नहीं होता, हर फास्फोलिपिड के बीच नहीं होता। चलें भाई, उसके बाद हमने शुगर को पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन में शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड, और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लगी होती है, प्रोटीन पे शुगर लगी होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड पे लगी होती है शुगर तो ग्लाइकोलिपिड। या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होती है या
ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होती है, और जो शुगर होती है वो ओलिगोसेक्राइड होती है, नॉट पॉली, और अंदर से नहीं होती, बाहर से होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस से, इस तरफ से नहीं होती, इस तरफ से होती है। और शुगर की वजह से सेल को पहचाना जाता है क्योंकि एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन, रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन है। आरबीसी, हाँ, फैटी लिवर है, फिर शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुन लें, सेल मेम्ब्रेन में कौन से 3 मूवमेंट होते हैं? कल पढ़ाए थे मैंने, नहीं? एक मूवमेंट होती है लेटरल, विच इज डन बाय द चैनल प्रोटीन, साइड हो जाना, लेटरल मूवमेंट। दूसरी होती है रोटेशनल मूवमेंट बाय कैरियर एंड पंप, ठीक है? और तीसरी मूवमेंट होती है फ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, मेम्ब्रेन को बाहर निकालना, अंदर निकालना, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के टाइम, इन्वेजिनेशन के टाइम, क्रिस्टी के टाइम, मीजोसोम के टाइम। नॉट समझिंग? मीजोसोम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अंदर क्रिस्टी की जगह स्ट्रक्चर बना ले तो मीजोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पे ईटीसी होती है, प्रोकैरियोट में मीजोसोम पे होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को मीजोसोम कहते हैं, ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो अंदर इंगल्फ हो जाए। अच्छा, काम की बात थी, भूल गया मैं। हाँ, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, चौथी मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप। एक थी रोटेशनल, दूसरी थी लेटरल, और तीसरी थी फ्लेक्शन। ये 3 मोस्ट अबंडेंट मूवमेंट होती हैं। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन उड़ के इधर आ गई, ये प्रोटीन इधर से उड़ के इधर, एक जगह से लिपिड उस जगह नहीं जा सकती, साइड हो सकती है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली मेम्ब्रेन पर। तो वर्टिकल मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और ये लीस्ट में लीस्ट ना होने के बराबर ये मूवमेंट होती है। प्रोटीन्स ये मूवमेंट नहीं करती, जनरली नहीं मानते हम। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट समझ आई? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिपिड बायलेयर के एक लेयर से दूसरे के पास जंप लगाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ल पहचाने, ये मैं क्या बना रहा हूं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? 2। बड़ी मेम्ब्रेन कौन सी है? अंदर वाली। क्यों अंदर वाली बड़ी है? क्योंकि उसमें फोल्ड है। क्लोरोप्लास्ट को कितनी मेम्ब्रेन है? 2, बट दोनों स्मूथ हैं, फोल्ड किसी में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस के पास भी कितनी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस दोनों से बड़ा होता है, मैंने छोटा करके बनाया है, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर बीच में पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट ये पोर्स हमेशा खुले हुए नहीं होते। अगर हमेशा खुले होते तो साइटोप्लाज्म का पानी सारा इनटू द न्यूक्लियस, ये कंट्रोल्ड होते हैं। समझ आ रही है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन। पता है डबल मेम्ब्रेन वो होता है जिसके पास डीएनए अपना होता है, तो इसके पास भी डीएनए अपना है, उसके पास भी डीएनए अपना है, तीनों के पास डीएनए अपना है। छोड़ दें न्यूक्लियस की बात, छोड़ दें फिलहाल हम बात किसकी करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की। सुन लें भाई, सुन लें, बदलें। न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा ये है, उसके बाद बड़ा, तो एनिमल में न्यूक्लियस के बाद बड़ा ये है, क्योंकि ये एनिमल में हेटरोट्रॉफ में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है ड्यू टू द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बड़ी या क्लोरोप्लास्ट बड़ा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट में करोड़ों पिगमेंट आ जाएं। क्लोरोफिल बड़ी या थाइलाकॉइड बड़ी? क्लोरोफिल बड़ी या थाइलाकॉइड? थाइलाकॉइड में लाखों पिगमेंट लगी हुई है, क्लोरोफिल टक्के लेवल का भी नहीं है। समझ आ रही है? मॉलिक्यूल है ना। थाइलाकॉइड को 2 मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बड़ी या पिगमेंट बड़ी? मेम्ब्रेन बड़ी है, तो मॉलिक्यूल है ना।
वैक्यूल ऑर्गेनेल नहीं है भाई, वैक्यूल खाली डब्बा है कचरे का। वैक्यूल काम का ऑर्गेनेल नहीं, ऑर्गेनेल उसको मानेंगे जो काम करता है। वैक्यूल डेड है, इसीलिए वैक्यूल को नॉन प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल यानी डेड ऑर्गेनेल, यानी ऑर्गेनेल काउंट ही नहीं करते, वो डेड बॉडी है। क्या है वो? डेड बॉडी है। सुन लें, सुन लें गौर से, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या अपना, और पता है डीएनए कौन सा? सर्कुलर डीएनए। कौन सा? सर्कुलर। और पता है कौन सा डीएनए? जीसी रिच। जीसी रिच अमृत समझे दो? जीसी रिच का मतलब है गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा या डबल बॉन्ड ज्यादा? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? प्रोकैरियोट का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कंटेन जीसी रेशियो हाई, मतलब मोर स्टेबल डीएनए एज कंपेयर टू हमारे डीएनए से। समझ आ रही है? हमारे डीएनए के साथ जीसी की वैल्यू कम है बट स्टोन ज्यादा है, तो स्टोन की वजह से हमारा डीएनए लपेटा हुआ है, और इनके साथ स्टोन नहीं है तो इनका डीएनए कम लपेटा हुआ है। समझ आ रही है? तो क्रोमेटिन के फॉर्म में है या क्रोमोसोम के फॉर्म में है? कम लपेटा क्रोमेटिन, ज्यादा लपेटा क्रोमोसोम। नॉट क्लियर? तो प्रोकैरियोट में भी एक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में भी एक सर्कुलर डीएनए। नॉट समझेंगे भाई? डीएनए अपना तो आरएनए भी, आरएनए अपना तो राइबोसोम भी अपना, राइबोसोम अपना तो प्रोटीन भी अपने खुद बनाएंगे दोनों। राइबोसोम अपने तो जितने भी एंजाइम है इनके अंदर वो भी इसके अपने, इसके अपने, इसके एंजाइम फोटोसिंथेसिस वाले, इसके एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन करने वाले। क्या करने वाले? लिंक रिएक्शन भी इधर, क्रेब्स साइकिल भी इधर, ईटीसी भी इधर। लिंक रिएक्शन अंदर के मेम्ब्रेन पर, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मेम्ब्रेन पर। नॉट समझिंग? नॉट क्लियर? लिंक रिएक्शन अंदर के मेम्ब्रेन पर बट मैट्रिक्स वाले पासे, मैट्रिक्स वाली साइड। नॉट समझिंग? क्लियर? सुन लें, सुन लें, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? किससे एटीपी बनाता है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज विद ऑक्सीजन तोड़ता है। ऑक्सीजन यूज कहां पे होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब ऑक्सीजन कौन यूज करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा? ओ छोकरा, अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी, तो वो अपने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा? पता है कैसे? बाइनरी फिशन से। कैसे? कैसे? एमाइटोसिस से। अरे भाई पता है? हाँ, आखिरी ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, जाते थे अमृत राणा है। एमाइटोसिस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक से हर 3 दिन के बाद पुराना माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, नया बनता है। पुराना कहां जाता है पता है? डिवाइड इंटू 2। मर नहीं जाता, डिवाइड इंटू, ज्यादा एटीपी चाहिए 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32। जैसे प्रोकैरियोट डिवाइड होता तो इनकी डीएनए भी प्रोकैरियोट जैसा, आरएनए भी प्रोकैरियोट जैसा, राइबोसोम भी प्रोकैरियोट जैसा, दोनों का, और सारे काम और डिवीजन भी, और तो और साइज भी प्रोकैरियोट जितनी माइटोकॉन्ड्रिया। और पता है कहा जाता है कौन से ऑर्गेनेल सेल के अंदर सेल है, मतलब वो है सेल बट उनको ऑर्गेनेल मानते हैं। वो यही दोनों है। एक थ्योरी है जिसका नाम है एंडो सिम्बायोटिक, जो हमने एवोल्यूशन में पढ़ी है। क्या कहती है वो? कि एक छोटा सा ऑर्गेनेल सेल बड़े सेल में जाके रहे और वहां पे कोई काम करे। अब जी डेडर होता है ना, डेडर फ्रॉग, वो छोकरा फ्रॉग होता है ना, हाइबरनेशन में जाता है। कहां जाता है? एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जाता है। वहां पता है क्या करता है? 3 से 4 माह क्या करता है? डेडर। बुझो, फ्रॉग जब हाइबरनेशन में जाता है ना, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता। अमृत मुझी गाल बुध मुझा राणा टाइम घटा, ये न कर मुझा बुढ़ा टाइम घटा। बुधो, तो फ्रॉग क्या करता है?
हाइबरनेशन में खाना पीना स्किन के अंदर जो पड़ा छोड़ नहीं देता, छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि जमीन में खाना खुद जाएगा। आओ भाई मैं आ गया हूं खा लो, क्यों गया है जमीन में वो अलग बात है, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए नहीं बैलेंस होता इसीलिए भाग गया है जमीन में मट्टी में, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है, कौन सा है सवाल? सवाल मेरा ये है, तो फ्रॉग जब बाहर आए ऑटम और स्प्रिंग में, तब फ्रॉग के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, भागना दौड़ना उठना ये वो, या जब पड़ा रहे सोया रहे जमीन में तब एक्टिविटीज ज्यादा? तब एक्टिविटीज चीज है, थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, 3-4 माह उसी खाने से चला लेता है जो बॉडी में स्टोर्ड है। तो मैंने ये बात कहां से ली, क्यों ली कि भाई सुन लेना, अरे अमृत ने गाला है। क्यों ली मैंने ये बात? इसलिए ली कि जैसे फ्रॉग अपने एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देता है, ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी बैक्टीरिया सेल में अंदर जाके ओनली खाना तोड़ रहा है, एनर्जी बना रहा है, मजे ले रहा है। सेल भी पराया, एनवायरमेंट भी पराया, टेम्परेचर भी वो मेंटेन करे, दुश्मनों से भी वो लड़ेगा। इसको क्या पड़ी है कि ये बाहर निकले जाए आए ढूंढे खाना ये वो, समझ आ रही है? तो एंडोसिम्बायोटिक डिटेल में पढ़ी हुई है आपने, इसमें कोई मसला नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल नहीं है, असली में ये सेल है, ये बैक्टीरिया है एरोबिक। क्लोरोप्लास्ट असली में एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, बट अब हमारे अंदर ये ऑर्गेनेल के तौर काम करता है। तो कौन से 2 ऑर्गेनेल हैं जिनको बड़े एहतियात से निकाला जाए और आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाए, वो जिंदा रह सकते हैं? मतलब इनके अंदर जिंदा रहने के सारे सिस्टम, अगर गोल्जी को निकाल दें तो गोल्जी कहेगी भाई मैं कैसे रहूं, मैं ER के सवा, साइटोप्लाज्म के सवा, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी के कैसे भी नहीं, समझ आ रही है? तो सुने, तो भाई क्यों एंडोसिम्बायोटिक को सही माना जाता है? क्योंकि ये सारे के सारे फीचर इन दोनों के किसके जैसे हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या माना जाता है? प्रोकैरियोट। समझ आ रही है? और एक बात सुने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? 50 थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टॉक होते हैं, कम से कम 50, कम भी हो सकते हैं। उन 50 के 50 एक दूसरे के ऊपर जो स्टॉक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए मैंने, 50 भी हो सकते हैं। उन सबको मिला के कहते हैं ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ठीक है, ये 5वां, ये ग्रेनम है। और कुछ, और इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक को थैलाकॉइड, अकेली को एक, ये ग्रेनम सारे का सारा, इनमें से एक कॉइन निकाल दे तो ये, यहाँ थैलाकॉइड के अंदर यहाँ पे पिगमेंट लगे होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल, और बाकी कलरफुल येलो कलर के और रेड कलर के पिगमेंट जो है वो कौन से? केराटिनॉइड। इनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं, डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, है ना? जो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में पानी को तोड़ा जाता है, एटीपी बनाई जाती है और NADPH बनाई जाती है, फिर ग्लूकोज बनाया जाता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन होते हैं, इनसे क्या बनता है? ग्लूकोज। शामा ने ग्लूकोज चाय दिखा रहा हूं। अगर मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया के काम कौन से हैं, तो कल आज के लिए काफी भाई।